नमस्कार। एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। शिखर सम्मेलन, एक एक करके नेताओं के अभी तक इस मंच पर आने का सिलसिला आपके सामने था, लेकिन अब बहुत हुआ इंतजार। आइए अब करते हैं आर पार। अब बात एक तरफा नहीं होगी, बल्कि आमने सामने बैठकर बराबरी की बात होगी, क्योंकि इस वक्त हमारे साथ दो खास मेहमान यहां शिखर सम्मेलन के मंच पर मौजूद हैं। कांग्रेस की प्रवक्ता, महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अलका लांबा जी, और बीजेपी के प्रवक्ता, वरिष्ठ वकील के तौर पर जिनकी देश भर में पहचान है, नलिन कोहली जी। जोरदार तालियों के साथ दोनों का स्वागत। और शुरुआत इसी सवाल के साथ कि 24 की लड़ाई का नतीजा डन एंड डस्टेड माना जा रहा है क्या? विपक्ष कमजोर? अलका जी, आपसे शुरुआत करते हैं, माइक ले लीजिए प्लीज। देखिए, ये लड़ाई जो है 2024 का चुनाव, केंद्र की भाजपा सरकार वर्सेस 140 करोड़ की आबादी के बीच का चुनाव है। हम सिर्फ उनके मुद्दे लेकर जनता के बीच में जाएं। पहले भारत जोड़ो यात्रा, फिर भारत जोड़ो न्याय यात्रा, 5 न्याय पर यह यात्रा टिकी थी। यह चुनाव टिका हुआ है, जिसमें पहला न्याय किसान न्याय, युवा न्याय, भागीदारी न्याय, नारी न्याय और श्रमिक न्याय पर टिका हुआ है। जब हम युवा न्याय की बात करते हैं तो मुद्दा क्या है? मुद्दा बेरोजगारी है। आज भी आंकड़े आए हैं कि देश के 80% बेरोजगारों में 80% युवा बेरोजगार है, और उसमें 65% पढ़ा लिखा युवा बेरोजगार है। 2 करोड़ नौकरियां देनी थी, 20 करोड़ नौकरियां 10 साल में। सवाल युवा पूछ रहे कहां हैं? महंगाई की मार की बात हुई, मोदी जी की गारंटी राजस्थान में देकर आए हैं, बताएं कहां पर मिल रहा है 450 रुपए का एलपीजी सिलेंडर? आज नारी न्याय के तहत कहेंगे तो महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा बना है। और आप बात करेंगे श्रमिक न्याय की, आज घोषणा की मनरेगा में 7 रुपए बढ़ा दिए। 7 रुपए इतनी महंगाई में, बेरोजगारी में। किसान अपना एमएसपी पे कानून मांग रहा है, 10 साल में आपने नहीं दिया। किसान कर्ज में है, 16 लाख करोड़ माफ होता है। किसका? किसान का नहीं, पूंजीपति मित्रों का 16 लाख करोड़ माफ। किसान कर्ज में आत्महत्याएं कर रहे हैं। आय दुगनी होनी थी 2022 में, और न्यूनतम समर्थन मूल्य कानून में लाना। अग्निपथ भर्ती योजना के हम सख्त खिलाफ है। हम सेना को किसी कीमत पे कमजोर नहीं होने देंगे। हम पक्की भर्ती की वकालत करते हैं, और सत्ता में आते ही अग्निपथ भर्ती योजना को उठा के फेंकेंगे। सेना की पक्की भर्ती होगी, शहीद को शहीदी का दर्जा दिलवाएंगे, उसे कफन में जो अधिकार है तिरंगे का वो दिलवाएंगे जो इन्होंने छीना है। नलिन जी, जवाब दीजिए। बहुत सारे कहां हैं वाले सवाल उन्होंने पीछे पूछे हैं, और वो कह रही है तो बीजेपी वर्सेस जनता हो रहा है। मतलब 2024 में 2004 तो नहीं होने वाला बीजेपी के साथ? रोमाना जी, यही कांग्रेस और बीजेपी की सोच में फर्क है। ये हर चीज जनता के विरोध मानते हैं। इस बात को कांग्रेस पार्टी भूल जाती है कि जनता जनार्दन ही सरकार को चुनती है। उन्होंने ही मोदी जी के नेतृत्व में 2014-19 में फुल मेजॉरिटी का गवर्नमेंट दी। 30 साल के बाद हमारा बड़ा है मार्जिन। 24 में भी जनता ही चुनाव में वोट करेगी। ये 2 मॉडल है। और उसके ना अलका जी जो कह रही है उनका भी दोष नहीं है, क्योंकि हमारे जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं अलग मॉडल पे आधारित है। भाई, एक परिवार केंद्रित पॉलिटिकल पार्टी होता है और एक विचारधारा केंद्रित। विचारधारा में वामपंथी दल हो गए, बीजेपी हो गई। परिवार केंद्रित में बहुत है, कांग्रेस पार्टी है। तो परिवार केंद्रित पार्टी क्या है? परिवार केंद्रित पार्टी में जहां एक परिवार विशेष तय करता है कि भाई या तो हम नेतृत्व देंगे या हमारे किसी व्यक्ति को हम आशीर्वाद देंगे जो नेतृत्व की गद्दी को संभालेगा। अब बड़े जब परिवार केंद्रित पार्टी हो जाती है तो हर चीज एक स्क्रिप्ट के अनुसार होता है। भाई, जो नेताओं ने ऊपर ने तय किया या राहुल गांधी जी के स्क्रिप्ट राइटर्स ने तय किया, तो बाकी लोगों को वही स्क्रिप्ट को फॉलो करना पड़ेगा। तो उन्होंने ये करना शुरू कर दिया। ये बीजेपी बनाम जनता है, लेकिन ये भूल रहे फिर बीजेपी जीत क्यों रही है? क्या जनता कभी ऐसे चाहेगी जिसके साथ वो लड़ाई लड़ रही है उसी को वो सत्ता वापस देगी? ये सवाल 2 हैं जो बात नलिन जी ने कही है, आप दोनों सवाल सुन लीजिए। एक तो वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस क्या जनता का मिजाज नहीं समझ पा रही, क्योंकि जहां जहां अभी हाल में हमारे सामने तो वो 3 राज्य हैं जहां सीधी आपकी आर पार की लड़ाई बीजेपी के साथ थी। चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, तीनों जगह बीजेपी जीती, आप लोग हार गए। तो क्या आप जनता की नब्ज नहीं समझ पा रहे? और दूसरा बड़ा सवाल जिसकी ओर इशारा अभी नलिन जी ने किया है वो ये कि 24 की जो चुनावी लड़ाई है वो संविधान की रक्षा पर जो कांग्रेस लेकर आ रही है वो क्यों? धन्यवाद रोमाना जी। आपने बताया हम कहां हारे, आपने ये नहीं बताया कि हम कहां जीते हैं। क्या कर्नाटका की डबल इंजन की भाजपा सरकार को वहां के लोगों ने उखाड़ फेंका या नहीं फेंका? हिमाचल की डबल इंजन की भाजपा सरकार को उखाड़ फेंका या नहीं फेंका? तेलंगाना का चुनाव हम जीत कर आए हैं। जो भाजपा कहती थी कांग्रेस मुक्त भारत, आज हमने उस भाजपा को दक्षिण भारत मुक्त कर दिया है। सो मैं आपसे फिर कहूंगी, 10 साल इनके
और हम जमीन से नहीं जुड़े हुए 10,000 किलोमीटर की यात्रा की है। इनके 10 साल के अन्याय काल के ऊपर राहुल गांधी जी की 10,000 किलोमीटर की भारत जोड़ो न्याय यात्रा भारी पड़ रही है। सड़कों में थे, असम के मुख्यमंत्री बौखला गए, बोले यात्रा खत्म होते ही एफआईआर करूंगा, अरेस्ट करके जेल में डालूंगा। हिंसा हुई, आक्रमण हुए, सब कुछ हुए, लेकिन यात्रा पहली वाली दूसरी अपने मुकाम तक पहुंची, क्योंकि वो यात्रा कांग्रेस की अपने लिए नहीं थी। वही अन्नदाता जो दिल्ली की दहलीज पे बैठा है, दूसरी वाली यात्रा तो बहुत ही नुकसान पहुंचाती चले गई। मतलब जहां जहां से यात्रा गुजर रही थी वहां वहां जो सहयोगी थे इंडिया गठबंधन वाले, वो सारे अलग होते चले गए। उधर बंगाल में ममता जी बोली मैं नहीं आ रही हूं, नीतीश कुमार वो निकल गए, दोबारा एनडीए में चले गए, आप लोग तो तनहा रह गए। धन्यवाद। आपने कहा हमारे इंडिया अलायंस किस पे अटैक हुआ? जैसे ही इंडिया अलायंस बना, बौखलाहट। इंडिया का नाम इंडी, इंडिया का नाम इंडी बोलते हुए भी हमारे घर में एक काम वाली की जो बच्ची है उसका नाम दुर्गा है, उसको चाहकर भी कुछ नहीं कहते क्योंकि नाम दुर्गा रख गया, अब इसको कुछ डांट भी नहीं सकते हैं। और इंडिया अलायंस को इंडी, घमंडिया। और अटैक कहां हुआ? शिवसेना पर पहला अटैक किया, 2 फाड़ किया, उसके बाद आपकी एनसीपी पर 2 फाड़ किया, उसके बाद एडी का खेल हुआ। आज हमारे पास 1800 करोड़ का बीच चुनाव में 1800 करोड़ का कांग्रेस को नोटिस भेजा इनकम टैक्स ने, हमारे खाते सीज कर दिए हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री को उठाने का काम बीच चुनाव में हुआ, दिल्ली के मुख्यमंत्री को चुनाव में बीच में उठाने का काम आप करते हैं, सरकारी चुनी हुई। हिमाचल की सब जगह गिरा रहे, आप तो 400 पार कर रहे हैं ना। अलका जी थोड़ा बोलने भी दीजिए, हम तो सुन रहे हैं आनंद से। देखिए ऐसा है, मैंने पहले कहा बड़े लोगों की एक बड़ी सोच होती है, उनके स्क्रिप्ट लिखे जाते हैं। मैंने पहले कहा राहुल गांधी जी का जैसे स्क्रिप्ट बनता है वैसी स्क्रिप्ट लेके अलका जी आई। उन्होंने कहा देखिए मोदी जी का परिवार केंद्रित पार्टी जो परिवार के आधारित पे हर चीज तय करती है, वो भूल जाती है कि 140 करोड़ लोगों को मोदी जी अपना परिवार मानते हैं, क्योंकि हमने काम किया है। हमारे पास काम का एक है कि 10 साल बनाम 70 साल। 10 साल में आपने गरीबी हटाओ की बात की थी 1972-73 में, क्या गरीबी हटाई? अब जाकर आपकी गरीबी की रेखा से नीचे आंकड़े गिर रहे हैं। आपने बैंक का राष्ट्रीयकरण किया इस बात पर कहकर कि गरीबों के बैंक अकाउंट होंगे। 40 साल में बैंक अकाउंट क्यों नहीं खोले? ये लगा मोदी जी को आने में 50 करोड़ बैंक अकाउंट हुए, कैसे हुए? मेरा सवाल इससे थोड़ा सा आगे बढ़कर है सर, कि ये जिस तरीके से विपक्ष घेराबंदी कर रहा है सरकार की, अब आप देखिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उनकी जिस तरीके से गिरफ्तारी होती है, मित्र देश हैं सर हमारे, जर्मनी से लेकर अमेरिका तक, ठीक है ना, और उनका जो प्रतिक्रिया सामने आई, हालांकि हमने उनको लक्ष्मण रेखा याद दिला दी, बिल्कुल दिखाई, लेकिन मेरा सवाल यह है कि ऐसे हालात क्यों बन रहे हैं, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? अरविंद केजरीवाल भी अद्भुत व्यक्ति है, उनसे कुछ आप पूछेंगे जवाब कुछ और देंगे। केजरीवाल जी किस बात पे आए थे? मैं ना मतलब करप्शन होने दूंगा, कट्टर ईमानदार के खिलाफ, हाँ कट्टर ईमानदार वाला बात रखे, इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट था। फिर वो आए, अब 2 उनके मंत्री, मतलब सरकार किसकी है? आम आदमी पार्टी। मुख्यमंत्री कौन? अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल के आदेश और निर्देश के अनुसार 2 मंत्री काम कर रहे हैं, सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, दोनों जो है जेल में है, बेल नहीं मिल रही। हर बार कोर्ट के सामने, हर लेवल कोर्ट के सामने ईडी सबूत देता है, वो कहते हैं जी बेल अभी नहीं देंगे। केजरीवाल जी के पास 8 समन जाते हैं, क्या बोलते हैं? वो तो पीएमएलए कानून इतना सख्त है ना। 1 मिनट, कानून तो आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए बराबर है। नहीं, बराबर नहीं है, लोगों को बेल भी मिलता है, सिर्फ विपक्ष के लिए। फिर वही बोले, अरेस्ट हुए तो वो कोर्ट में जाकर क्या करते हैं? भाषण देते हैं। मैं एक वकील हूं और मैं ब्लंटली कहता हूं, कोर्ट के अंदर में कानूनी बात करिए, कानूनी बात के आधार पे जज आपको कोई रिलीफ दे पाएगा। यदि भाषण देने से आपको जज कोई रिलीफ देने वाला है तो कोर्ट नहीं, वो मैदान होता, रामलीला होता। तो इसीलिए केजरीवाल जी जब उनके मंत्रियों पे आरोप हुआ तो उन्होंने तुरंत उनको बर्खास्त कर दिया। खुद उन पे आरोप हुआ तो सत्ता की भूख इतनी कि वो जेल में जाकर बोल रहे मैं जेल से चलाऊंगा। जेल में लोगों से बचाने के लिए लोग भेजा जाता है। ठीक है, जो बड़ा सवाल जिसका आपको जवाब देना चाहिए, जो उन्होंने कहा कि जहां जीत रहे होते हैं वहां ईवीएम सही हो जाती है, जब अदालत के फैसले विपक्ष के, कांग्रेस पार्टी के, अन्य जो विपक्षी पार्टियां उनके फेवर में आ रहे होते हैं तो वाह वाह जी क्या बात है, जुडिशरी की साख है, इंडिपेंडेंट है, और जहां मन माफिक नहीं वहां पर संविधान खतरे में आ जाता है। ये कड़वा कड़वा, थू थू, मीठा मीठा गपगप। धन्यवाद। रोमाना जी, आजादी के 75 सालों में पहली बार हुआ होगा 5 मुख्य न्यायाधीश प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर मजबूर हुए इनके कार्यकाल में। बताया कि जुडिशरी में हस्तक्षेप और दबाव है। उसमें कहने वाले रंजन गोगोई भी थे जिन पे सेक्सुअल हैरासमेंट के मामले डाले गए, तो राज्यसभा सांसद बना दिए गए। एक सेकेंड, क्लोज तो सब आप कर देंगे, पर अब जजों ने पहली बार कहा किरण रिजिजू, रविशंकर प्रसाद, 2 कानून मंत्री
मुख्य न्यायाधीशों के दबाव में इन्हें हटाने पड़े, हमें नहीं हटाने पड़े। आज ये न्यायाधीश की प्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं, कितना दबाव है वो आज के प्रधानमंत्री जी के पत्र से भी समझ आ गया है कि किस तरीके से एक वकीलों की टोली सुप्रीम कोर्ट को प्रभावित, उनके फैसलों को आज भी प्रभावित करने की कोशिश कर रही है कि पहले नहीं हुए। आपने कहा ईवीएम की बात, लोकतंत्र है ना, सवाल उठेंगे, स्वाभाविक है। हर सवाल का जवाब इस लोकतंत्र में मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। आज हम लोग 3 राज्यों में चुनाव, आपने कहा हारे, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ हारे, लेकिन हम 3 जीते भी तो सही। हम हिमाचल, तेलंगाना, कर्नाटका डबल इंजन की भाजपा सरकारों को गिराकर 2 राज्यों में बनाई। ईवीएम वहां पर भी मुद्दा था, हम जहां हारे जहां जीते, ईवीएम का मुद्दा आया, लोकतंत्र में आया, हमने उसको सुना। हमने कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा है, वो कह रहे हैं 400 पार। आपका आंकड़ा क्या है? 2024 में विपक्ष कोई आंकड़ा क्यों नहीं दे पा रहा है? मैं आपको फिर कहूंगी, हाँ। ये आंकड़े नहीं, इनकी अकड़ है, इनकी अकड़ है। ये 75 पार का नारा हरियाणा में दिया था, ये हाँ। 250 का नारा अमित शाह जी ने कर्नाटक में दिया था, तेलंगाना में इनके आंकड़े देखिए। ये आंकड़े सिर्फ घमंड है। हाँ। मुझे ये बात समझ नहीं आती, जिनके साथ हम अत्याचार कर रहे हैं, जैसे कांग्रेस पार्टी कह रही है, तो वो हमें वोट क्यों दे रहे हैं? मतलब ये तो सवाल किसी को तो पूछना पड़ेगा। आप कहते हैं महिलाओं के लिए काम नहीं करे, तो महिलाएं क्यों बढ़ते हुए वोट दे रहे हैं? हर एनालिसिस में महिलाएं ज्यादा दे रही, क्योंकि यहां इनके 70 साल में टॉयलेट्स नहीं दे पाए। हमने तो टॉयलेट भी नहीं कहा, मोदी जी ने उसे इज्जत कर कहा। गैस कनेक्शंस नहीं दे पाए, दिए, बैंक अकाउंट्स खोले, काम किए। इनको जो कहना है वो कहे, वो शिखर सम्मेलन में कहेंगे, जनता को बोलेंगे हमारी लड़ाई उनके साथ है। हमारी कोई जनता की लड़ाई नहीं है, हम जनता की सेवा है। ये फिर विपक्ष की, खासतौर से कांग्रेस पार्टी की खिसियाहट है क्या कि आपकी पार्टी के नेताओं की तरफ से कहा जाता है कि लोकतंत्र में हेरफेर करके संविधान को नुकसान पहुंचाने का काम कर रही है बीजेपी? देखिए, हम कह नहीं रहे, जनता इसको महसूस कर रही है कि लोकतंत्र की आवाजों को कुचला जा रहा है। हाँ। विपक्ष संसद में खड़ा होकर किसानों की बात कर रहा था, अग्निपथ भर्ती योजना को वापस लेने की बात कर रहा था, महंगाई, बेरोजगारी, अत्याचार। क्या किया? आजादी के इतिहास से आज तक पहली बार हुआ 150 सांसदों को सत्ता ने अपने दम पर तानाशाही तरीके से सस्पेंड कर दिया। और क्या किया? इलेक्टोरल बॉन्ड में चुनावी चंदा लेकर सबको क्लीन चिट दे दी। आज ये कहते हैं वोट ही नहीं मिला। सुन लीजिएगा, उठाइएगा, आज भी इंडिया अलायंस के पास देश का 63% वोट है 5 राज्यों में। मैं कह रही हूं 2019 के हिसाब से 63% वोट आपके खिलाफ पड़ा है, और इंडिया अलायंस जो आज एक है। दूसरा, एक सेकेंड, लेकिन इन्होंने इंडिया अलायंस के पास नहीं है, विपक्ष के इन्होंने कहा जनता इन्हें वोट नहीं दे रही है। किसे झूठ बोल के गुमराह कर रहे हैं? 5 राज्यों के चुनाव हुए रुमाना, 11 करोड़ से अधिक लोगों ने वोट दिए, और 4 करोड़ 90 लाख लोगों ने कांग्रेस को चुना, 4 करोड़ 80 लाख ने आपको चुना, आपसे 10 लाख अधिक लोगों ने कांग्रेस को चुना है। ये सच्चाई है। लेकिन अलका जी, जमहूरियत वो तर्ज हुकूमत है जहां वोटों को तौला नहीं जाता, गिना जाता है, और उसी से हार जीत का फैसला नहीं, हम वोटों को ही कह रहे हैं। मैं जल्दी से नलिन जी, हम उसी विपक्ष की आवाज बनकर आज गूंज रहे हैं। हम सत्ता में हो ना हो, हम विपक्ष का धर्म ईमानदारी से निभा रहे हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड वाला मुद्दा है, उसी विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड, ये चंदा, ये चंदे से धंधा का खेल जो बीजेपी खेल रही है, उस पर आरोप लगा रही है विपक्ष। देखिए, ऐसा है, हम आ जाते हैं ईडी के ऊपर में और इलेक्टोरल बॉन्ड्स के ऊपर में। 3000 ईडी के रेड्स हुए हैं 2014 से 24। 3000 में सिर्फ 26 कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड किसी को दिए। 3000 में से 26 में 16 ऐसे हैं जिन पर यह आरोप लग सकता है कि रेड जब हुई तब इलेक्टोरल बॉन्ड्स उसके आगे पीछे दिए गए। लग सकता है ना आरोप? मैं कह रहा हूं ना, क्योंकि उसी के आसपास था, फैक्ट है। इसमें से 27% बीजेपी को गया है। अभी इंडिया अलायंस और ये कह रहे थे देश की जनता पूरी विपक्ष के साथ है, बाकी उनके पास गया। ठीक है ना, पहली बात। अब आइए दूसरी बात। देश के अंदर में 1947 से आज तक 351 करोड़ कैश, मुझे लगता है स्टेज के ऊपर भी 351 करोड़ रखेंगे तो स्टेज छोटा पड़ जाएगा, कांग्रेस के सांसद के घर और दफ्तर से मिला। एक तरफ कहते जी हमारे पास चुनाव के बाद पैसा नहीं, तो 351 करोड़ तो एक सांसद के पास इनके घर में मिला। दूसरी बात, वो कहते हैं जी इतने रेड हो रहे हैं, ईडी गलत काम कर रही है, तो फिर ये पैसे कैसे बरामद हो रहे हैं? ये पैसे कहां से आए? किसी ने चेक लिया था सैलरी से? तो ये आरोप की राजनीति कर रहे हैं। ठीक है, हम तथ्यों की राजनीति कर रहे हैं। आरोप नहीं है, हाँ। पुख्ता सबूतों के साथ हम इन्हें दोषी पाते हैं। मैं आपको बताती हूं, हाँ। एक आदमी सांसद कहां है पूछे? जेल में है? नहीं है, आजाद है। क्यों आजाद है? क्यों छोड़ा हुआ आजाद? क्योंकि आपने मेन मुद्दे से भटकाने के लिए वो कार्रवाई की। मेन मुद्दा क्या था?
1947 से कांग्रेस के शासनकाल तक 2014 तक देश पे कर्ज, आप पे कर्ज 50 लाख करोड़ का था। इनके 10 साल में 100 लाख करोड़ बढ़कर आज देश पे कर्ज हो गया है 150 लाख करोड़। ठीक है। कल अखबार की हेडलाइन है कि 7 हाँ। लाख करोड़ का और कर्ज इन्होंने सरकार और योजनाओं मुझे लग रहा है कि इस बहस में कोई अंत हो ही नहीं सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।